हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी तैयारी को लेके बहुत ही सीरियस भी हैं। आप सभी को पता है नेट के फॉर्म आ चुके हैं और आप सभी लोग अपनी तैयारी रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। स्टूडेंट, हमारी ऑफलाइन क्लास आपके इसमें बहुत हेल्प कर सकती है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और स्पेशली ऑफ़र इस समय हमारे लिए गर्ल्स के लिए चल रहा है। जो गर्ल्स हाउसवाइफ हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, जो जॉब करें, जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारी ऑफलाइन क्लास कर सकती हैं। घर बैठ के वो अच्छे से अपने नेट की तैयारी कर सकती हैं। चलिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने जो अपना स्टार्ट किया है इकाई 1 यूनिट 1 राजनीतिक सिद्धांत में हमने जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, राजनीतिक अवधारणाएं और राजनीतिक परंपराएं, उसमें से हमने राजनीतिक अवधारणाओं में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता पे चर्चा कर ली है। विस्तार से आपका अध्ययन करवाया है। अब हम बात करेंगे इकाई 1 यानी यूनिट 1 राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक परंपराओं की। तो इसमें हम लोग किन किन विषयों पे बात करेंगे? इसमें हमारा आएगा उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, परिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। इतने टॉपिक आपके राजनीतिक परंपराओं में हैं, जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? उदारवाद। आज हम उदारवाद पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम उदारवाद की बात करते हैं, उदारवाद जो है वो यूरोप में हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की उपज है। स्टूडेंट, उदारवाद शब्द का प्रयोग जो है 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन एक विचारधारा के रूप में उदारवाद की शुरुआत 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही हो गई थी, जब सामंतवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी और एक नई राजनीतिक व्यवस्था पनप रही थी। स्टूडेंट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पाने और निरंकुश राजसत्ता को चुनौती देने के लिए उदारवाद ने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग की, जैसे बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे। स्टूडेंट, 16वीं शताब्दी में सामंतवादी, राजशाही और पोपशाही जैसी मध्ययुगीन व्यवस्था के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी दर्शन और विचारधारा के रूप में उदारवाद का आगमन हुआ। उदारवाद राजनीति का वो सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया था। स्टूडेंट, शुरू में इसमें लोगों को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया गया, लेकिन बाद में इसने राजनीति में समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और बहुलवाद को अपनाया। शुरू में उदारवाद ने मुक्त बाजार व्यवस्था को सामान्य हित का उपयुक्त साधन माना और राज्य के लिए अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, लेकिन बाद में ये बाजार व्यवस्था को सामान्य हित के अनुरूप नियमित करने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्रबल समर्थक बन गया। ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देता है और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहता है। ये शासन की एक विधि और नीति के रूप में स्वतंत्रता के लिए विचार है। ये समाज में संगठित करने वाला एक सिद्धांत है और व्यक्ति और समाज के लिए एक जीवन शैली है। उदारवाद के सारे विचार का आधार स्तंभ स्वतंत्रता का सिद्धांत है। अब हम उदारवाद के शाब्दिक अर्थ को भी समझेंगे। उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन के लिबर शब्द से हुई है। ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि उदारवाद शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लैटिन के लिबर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। उदारवाद की संकल्पना जो है स्वतंत्रता की विचारधारा के साथ बहुत ही करीबी से जुड़ी हुई है। लिबरल का अर्थ है उदार, सहृदय, शालीन, सुसंस्कृति। स्टूडेंट, लिबरल शब्द इंग्लैंड में पहल 12वीं शताब्दी के शुरुआत में सुना गया था, जब इन विचारों के समर्थकों को
उनके राजनीतिक विरोधियों ने लिब्रालेस की संज्ञा दी थी। तो लिब्रालेस क्या है? लिब्रालेस जो है वो एक स्पेनिश शब्द था जिसका प्रयोग ये संकेत देने के उद्देश्य से किया गया था कि इन राजनीतिज्ञों के सिद्धांत गैर अंग्रेजी थे या वो महाद्वीपीय यूरोप के सिद्धांतों से प्रेरित थे। स्टूडेंट, इतिहासकार 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के जॉन लॉक को उदारवाद का जनक मानते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी बन रहा है कि उदारवाद के जनक कौन हैं, तो आप जॉन लॉक को बताएंगे। और वहाँ की सन 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी उसको उदारवाद की विजय के रूप में याद करते हैं। लॉक पहले विचारक थे जिन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार को माना। ये क्वेश्चन आपका यहाँ और बन रहा है कि जॉन लॉक ने कितने अधिकारों का निर्माण किया, कितने अधिकारों को मान्यता दी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसको ज़रूर नोट करिएगा। तो उन्होंने प्राकृतिक अधिकार माने और प्राकृतिक अधिकारों में उन्होंने 3 अधिकार को माने। कौन कौन से? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तर्क दिया कि सरकार की स्थापना इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यास के रूप में की जाती है। स्टूडेंट, उदारवाद के विकास के रूप में इतिहास की बहुत सारी परिस्थितियां रही हैं। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से उदारवाद का धीरे धीरे विकास भी हुआ। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी? जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार, वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति, ये सभी उदारवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। अब हम बात करेंगे उदारवाद की परिभाषाओं के विषय में। स्टूडेंट, उदारवाद का जो अर्थ है, जैसा कि आपको पता है, स्वतंत्रता यानी बाहरी प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। तो सार्टोरी ने कहा कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार है। हॉबहाउस ने कहा कि स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है। और डेरिक हीटर ने कहा कि स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। लॉस्की ने कहा कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रकृति है। स्टूडेंट, साधारण शब्दों में उदारवाद एक ऐसा दर्शन या विचारधारा है जो सत्ता के केंद्रीयकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध और व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के हर क्षेत्र में समर्थन करती है। एक संकीर्ण अर्थ में उदारवाद अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र जैसे विषय तक ही सरोकार रखता है, जहाँ पर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण और शासकों के चुनने और हटाने की वकालत करता है। ठीक, तो ये हमने एक छोटे से अर्थ में इसको बताया। अब अगर हम इसका विस्तृत अर्थ, व्यापक अर्थ निकालते हैं तो ये एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण है जो मानव के विभिन्न भौतिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के विश्लेषण और एकीकरण का प्रयास करता है। स्टूडेंट, सामाजिक क्षेत्र में यह धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करके धार्मिक रूढ़िवाद से मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आर्थिक क्षेत्र में ये मुक्त व्यापार का समर्थक है। अब जो हम एक एक लाइन में, एक एक पॉइंट में आपको एक एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक एक पॉइंट आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा ताकि ये आपके क्वेश्चन जो है काफ़ी तैयार हो जाएं। स्टूडेंट, उदारवाद की अवधारणा आज की 20वीं शताब्दी की एक प्रभावशाली और प्रगतिशील चिंतन प्रक्रिया है। उदारवाद ने मानव समाज के एक बड़े भाग के इतिहास का निर्माण किया है। सभी पश्चिमी देश उदारवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं और आधुनिक विचारधारा का इतिहास जो है वो यूरोप में उदारवाद के विकास का इतिहास है। स्टूडेंट, उदारवाद एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें उन सभी दार्शनिकों के विचार शामिल हैं जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र, मध्य युग से चली आ रही सामंतवादी व्यवस्था और चर्च के विशेष अधिकारों का विरोध किया।
उदारवाद की शुरुआत मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था के साथ हुई। उदारवाद ने नव जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से प्रचलित अंधविश्वास और परंपराओं का विरोध किया। इतिहास और परंपरा का विरोध उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। मध्य युग में संस्थाओं और सिद्धांतों को अंधविश्वास और परंपराओं के आधार पर अपनाया जाता था। स्टूडेंट, उदारवाद इतिहास और परंपरा के खिलाफ एक विद्रोह था जिसके चलते क्रांतियां हुई। आज उदारवाद प्रकृति और परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके और सुधार के माध्यम से चाहता है। व्यक्ति उदारवाद का केंद्र है। उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। स्टूडेंट, ग्रीन और लॉस्की ने उदारवादी सिद्धांत का समर्थन किया। उदारवादी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की धारणा में विश्वास करते हैं। उदारवादी जमीन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक मानते हैं। उदारवादियों ने चर्च को राज्य से अलग करने का विचार और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही। उदारवादी सीमित और संवैधानिक सरकार में विश्वास करते हैं। उदारवादी बहुसमुदाय समाज में विश्वास करते हैं। उदारवाद लोकतांत्रिक पद्धति में आस्था रखता है। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में आस्था रखता है। एक एक लाइन जो है आपका एक एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। स्टूडेंट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कांट, हम्बोल्ट और होम ने नैतिक आधार पर उदारवाद का समर्थन किया। आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, नैतिक आधार पर उदारवाद का समर्थन करने वाले विद्वान, तो आप जॉन स्टुअर्ट मिल, कांट, हम्बोल्ट और होम को इसमें लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारी ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठ के। नेट की और भी विस्तार से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है, आपके आसपास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं कंटिन्यू क्लास के लिए, या आप जॉब कर रही हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप हमारी क्लास ज्वाइन करें। और इस समय गर्ल्स के लिए स्पेशल ऑफ़र भी चल रहा है। तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और हमने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ आपको रेगुलर डेली अच्छे स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम्बोल्ट ने कहा कि राज्य का उद्देश्य हर नागरिक का पूर्ण विकास होना चाहिए, इसलिए उसे सुरक्षा की छोड़कर जिसका वह स्वतः प्रबंध नहीं कर सकता अन्य किसी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मिल ने भी कहा है कि शासन का अत्यधिक हस्तक्षेप जब किसी को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने या वांछनीय रूप से अपने विवेक अनुसार क्रियाशील होने से वांछित करता है तो शारीरिक मानसिक गुणों का कुछ भाग विकास से वंचित रह जाता है। एडम स्मिथ ने आर्थिक आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। बेंथम, मिल और स्पेंसर ने एडम स्मिथ का अनुकरण किया है। एक एक लाइन देखिए, आपका एक एक क्वेश्चन तैयार कर रहा है। और डॉक्टर आशीर्वादम ने इसके विषय में लिखा है कि विशुद्ध व्यक्तिवाद प्रतिभाशाली व्यक्तियों के निर्माण करने की अपेक्षा व्यक्तित्वहीन मनुष्य का निर्माण करता है। स्टूडेंट, चलिए अब और भी विस्तार से आपको हम उदारवाद समझाते हैं। उदारवाद क्या है ये तो हमने बता दिया। इसकी उत्पत्ति लिबर्टी से हुई। ठीक है, ये लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द से संबंधित माना जाता है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब हम समझेंगे कि ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, ये कैसे आगे बढ़ा। स्टूडेंट, उदारवाद को बताने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि उदारवाद अनुदारवाद का उल्टा नहीं है, क्योंकि ये अनुदारवादी किसी भी प्रकार के परिवर्तन का तीव्र विरोध करते हैं, जबकि उदारवादी उन परिवर्तनों के समर्थक हैं जिससे मानवीय स्वतंत्रता का पोषण होता है। उदारवाद के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक तो उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई अंतर नहीं था और व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप ना करने के सिद्धांत को ही उदारवाद कहा जाता था। लेकिन आज व्यक्ति की बजाय समस्त समाज के कल्याण पर ही जोर देने की बात उदारवाद का मुख्य सिद्धांत है। इसी तरह उदारवाद और लोकतंत्र भी समानार्थी नहीं है, क्योंकि उदारवाद का मूल लक्ष्य स्वतंत्रता है जबकि लोकतंत्र का समानता है। स्टूडेंट, सही बात तो ये है कि उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है जो बहुत बहुआयामी होता है, जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। उदारवाद की परिभाषा भी हमने आपको विस्तार से बता दी है।
और स्टूडेंट आपको मैं थोड़ा इसके विषय में और बताना चाहती हूँ। साधारण शब्द में उदारवाद एक ऐसा दर्शन या विचारधारा जो सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध और व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। आर्थिक क्षेत्र में ये मुक्त व्यापार का समर्थक है। स्टूडेंट बुजुर्गा उदारवादी के रूप में ये राज्य को आवश्यक बुराई बताकर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। तो समाजवादियों के रूप में ये उत्पादन और वितरण पर राज्य के नियंत्रण की वकालत करता है। इस तरह उदारवाद दो विरोधी प्रवृत्तियों के बीच में फंसकर रह जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये व्यक्ति को अधिक से अधिक छूट देने का पक्षधर है ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। अब हम बात करते हैं उदारवाद के विकास की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट उदारवाद की अवधारणा के बीज सुकरात और अरस्तु के चिंतन में ही सबसे पहले देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इन यूनानी चिंतकों ने ही चिंतन की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विचार का प्रतिपादन किया था। स्टूडेंट मध्य युग में ईसाइयत के धर्म गुरुओं ने दासता का विरोध और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करके उदारवाद के सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ विचारकों का मानना है कि उदारवाद का उदय पहले धार्मिक प्रभुत्व और बाद में राजनीतिक प्राधिकारवाद की शक्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जिसने व्यक्तिवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहा था। इस नाते ये पहले पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन में प्रकट हुआ, जिसका उद्देश्य मनुष्य को धार्मिक अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त कराना और उसके प्राचीन युग की जिज्ञासु भावना का संचार करना था। स्टूडेंट, इसका कारण ये था कि आधुनिक राज्य पोप के सर्वशक्तिमान अधिकार के विरुद्ध संभावी चुनौतियों के रूप में उभर कर आया, जो निरंकुश तंत्र का साकार रूप बन गया। जब राज सत्ता निरंकुशवाद के मार्ग पर आगे हुई तो उदारवाद राज सत्ता के आलोचक के रूप में उभरा। इसका उदाहरण हमें आधुनिक युग के उन सभी जन आंदोलनों में देखने को मिलता है जो नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के प्रयास थे। उदारवाद के विकास के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न पूंजीपति वर्ग को आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा करने की छूट देता है। स्टूडेंट, इसी कारण लास्की ने कहा है कि मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद की उत्पत्ति हुई। पुनर्जागरण काल में ये बौद्धिकता के विकास के कारण धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त करने के प्रतिनिधि के रूप में विकसित हुआ और धर्म सुधार आंदोलनों ने व्यक्ति को ही राजनीतिक चिंतन का केंद्र बना दिया। स्टूडेंट, चर्च की सत्ता का लोप हो गया, व्यक्ति चर्च की दासता से मुक्त हो गया और चर्च की निरंकुश सत्ता का अंत हो गया। आधुनिक युग में ये निरंकुश सत्ता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया या आंदोलन का प्रतिनिधि है, जिसने व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व का प्रतिपादन किया। लॉस्की ने माना है कि मध्यकाल के अंत में नए आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद का जन्म हुआ। आधुनिक युग में उदारवाद के दर्शन इंग्लैंड में होते हैं। वोल्टेयर, लॉक, रूसो, कांट, एडम स्मिथ, मिल, जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू, लास्की, बार्कर जैसे विचारकों को उदारवाद के महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। अब हम एक नज़र उदारवाद की विशेषताओं पर डालेंगे। उदारवाद की बहुत सारी धाराएं हैं और उदारवाद की कुछ मूल विशेषताएं भी हैं, जैसे कि उदारवाद मानवीय विवेक में आस्था रखता है, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करता है, समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है, शासकीय स्वैच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन करता है, लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति का समर्थन करता है, इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है, व्यक्ति साध्य और राज्य को साधन मानता है, साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल भी देता है। ये हमारे उदारवाद की विशेषताएं थीं। और विस्तार से अध्ययन करने के लिए और अच्छे से नॉलेज लेने के लिए आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हमारा थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन आपको पता है कि नेट के सिलेबस में कोई भी चीज़ आप हल्के में नहीं ले सकते, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा।
कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके नेट की तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उदारवाद के प्रकार, इस पे हम बात करेंगे। उदारवाद को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है हमारा परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद। इसमें से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नया क्वेश्चन आपका ज़रूर इसमें से आता है। सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद, और तीसरा है समकालीन उदारवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद की। स्टूडेंट, 16वीं और 17वीं शताब्दी में उदारवाद का जो प्रारंभिक रूप सामने आया उसे परंपरागत उदारवाद के नाम से जाना जाता है। परंपरागत उदारवाद की शुरुआत जो है टॉमस हॉब्स के द्वारा कहा जा सकता है, लेकिन इसकी जो अब सबसे ज़्यादा स्पष्ट अभिव्यक्ति जॉन लॉक की रचनाओं में हुई। आपको पता है, ये भी आपको पता ही, आपका एक क्वेश्चन भी है कि उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक को कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले जो है इसकी अभिव्यक्ति किसने की थी? टॉमस हॉब्स ने। स्टूडेंट, एडम स्मिथ, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकार्डो, लॉक ने परंपरागत उदारवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंपरागत उदारवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि ये व्यक्ति के विकास में आस्था रखता है, प्राकृतिक अधिकारों में आस्था रखता है, नकारात्मक समानता का समर्थन करता है, व्यक्ति साध्य और राज्य को साधन मानता है। एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन है। नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, साथ ही साथ प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन कौन करता है, तो यहाँ का आपका ऑप्शन आ सकता है परंपरागत उदारवाद, सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद, समकालीन उदारवाद, या सभी, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा मतलब करके आपका आ सकता है। तो आप परंपरागत उदारवाद बता सकते हैं। तो परंपरागत उदारवाद की जो 5 विशेषताएं हैं, ये आपका एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी समझिए तैयार कर रही हैं, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन ये भी इसमें तैयार होता है, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। स्टूडेंट, अब जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करनी चाहिए। 17वीं सदी के समझौतावादी विचारक जॉन लॉक की विचारधारा में उदारवाद के दोनों ही रूपों, पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद के दर्शन मिलते हैं। उदारवाद के समर्थकों में लॉक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन में स्वतंत्र को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान दिया। शासन को व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए लॉक इस बात को कहते हैं कि शासकीय शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए ताकि इस शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध ना हो सके। उसके द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की संपूर्ण व्यूह रचना मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को केंद्रित की गई है। स्टूडेंट, लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए थे और राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी उनके ये अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। स्टूडेंट, शक्ति का दुरुपयोग ना किया जा सके, इसके लिए लॉक ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अस्थिर किया था। वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका विभागों को बिल्कुल अलग थलग रखना चाहते थे। ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है क्योंकि उनका मानना था कि दोनों शक्तियों के एक ही स्थान पर केंद्रित होने से स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। लॉक की दृष्टि से जो है प्रमुख उदारवादी है कि लॉक दर्शन में व्यक्ति उसके महत्व और हित चिंतन को सबसे ऊपर स्थान देते हैं। राजनीतिक उदारवाद को उनकी एक बहुत बड़ी देन धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत है। उनका विचार है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। व्यक्ति को छूट होनी चाहिए कि वो जो धर्म चाहे माने और जिसे संप्रदाय का सदस्य रहे। लॉक व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इतना अधिक जागरूक हैं कि उनके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार किया गया। मानवीय स्वतंत्रता के इस विचारक को उदारवाद की आत्मा का नाम इसीलिए दिया गया। तो आपका ये हमने परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत हमने जॉन लॉक का विस्तार से चर्चा बताया, साथ ही साथ परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं बताई। अब हम बात करेंगे सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद की। तो जैसा कि हमने बताया 17वीं सदी में हमने जॉन लॉक के विषय में चर्चा की, तो सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद को हम 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों
ने परंपरागत उदारवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में नकारात्मक उदारवाद का स्थान सकारात्मक उदारवाद ने ले लिया। स्टूडेंट ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में नकारात्मक उदारवाद की जगह सकारात्मक उदारवाद ने ले लिया था। J.S. मिल, T.H. ग्रीन, हॉब हाउस, रिचे, हॉब्सन और लॉस्की को सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक माना जाता है। 19वीं शताब्दी में समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के परिवर्तित हो जाने के कारण उदारवाद का भी परिवर्तन होना जरूरी हो गया था। नकारात्मक उदारवाद में औद्योगिक क्रांति और उससे उपजे पूंजीवाद ने पूंजीपतियों को जो अप्रतिबंधित स्वतंत्रता दी थी, उसके ही परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों के हाथों में मजदूरों का शोषण बढ़ने लगा और समाजवाद के रूप में मजदूरों का शोषण रोकने और समाज में समानता की स्थापना की मांग भी जोर पकड़ने लगी। स्टूडेंट एक तरफ पूंजीवाद के अत्याचारों को रोकने और दूसरी ओर समाजवादियों और मार्क्सवादियों के द्वारा समाज और राज्य के स्वरूप को बदले जाने की मांग और चुनौतियों को देखते हुए उदारवादियों को भी अपने दर्शन को सामयिक बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया था। इसलिए सकारात्मक उदारवाद के समर्थक राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानते हैं। इसके उल्टा वो राज्य को समाज के सामान्य हितों के विकास के लिए एक सकारात्मक संस्था मानते हैं। वो राज्य के कार्यों में कटौती नहीं चाहते और उनका विश्वास है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के हितों और विकास के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दायित्व को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाएं। वो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं जो अपने नागरिकों की नैतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सकारात्मक उदारवाद। अब इसमें हम थोड़ा सा अंतर भी जरूर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि नकारात्मक और सकारात्मक में क्या अंतर। देखिए, सबसे पहले हम नकारात्मक उदारवाद के बारे में बताएं। देखिए, ये 16वीं से 18वीं सदी के बीच विकसित हुआ था। नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ और सकारात्मक उदारवाद 19वीं सदी से अब तक है। ठीक, नकारात्मक उदारवाद के प्रमुख प्रतिपादक थे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, रिकार्डो, और सकारात्मक उदारवाद के कौन थे? J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लॉस्की। स्टूडेंट, नकारात्मक उदारवाद निरंकुश राजतंत्र और निरंकुश पोपवाद पर आधारित है और सकारात्मक उदारवाद पूंजीवाद और मार्क्सवाद पर। नकारात्मक राज्यवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और सकारात्मक उदारवाद राज्य एक कल्याणकारी संस्था मानता है। नकारात्मक उदारवाद हस्तक्षेपवादी राज्य में विश्वास करता है और जबकि सकारात्मक उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास करता है। नकारात्मक उदारवाद प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करता है जबकि सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति के अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मानता है। नकारात्मक उदारवाद असीमित स्वतंत्रता में विश्वास करता है जबकि सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामाजिक और राजकीय हितों के संदर्भ में प्रतिबंध मानता है। नकारात्मक उदारवाद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका मानता है जबकि सकारात्मक उदारवाद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए राज्य की व्यापकता पर जोर देता है। ठीक है, तो ये तो हमारे नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद हो गए। हम बात करेंगे समकालीन उदारवाद पे। स्टूडेंट, समकालीन उदारवादी सिद्धांत के अंदर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका के बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया गया है। समकालीन उदारवाद के अंदर जो सिद्धांत लोगों की नकारात्मक स्वतंत्रता और राज्य की हस्तक्षेप नीति का समर्थन करते हैं उन्हें स्वेच्छा तंत्रवाद और नव उदारवाद की श्रेणी में रखते हैं। स्टूडेंट, जो सिद्धांत व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं उसे समतावाद की संज्ञा दी जाती है। इन दोनों तरह के सिद्धांतों पर विवाद समकालीन उदारवाद का मुख्य मुद्दा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा बात करेंगे इन सिद्धांतों का विवरण क्या है। सबसे पहले स्वेच्छातंत्रवाद। स्टूडेंट, स्वेच्छातंत्रवाद राजनीति की एक समकालीन सिद्धांत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। ये सिद्धांत
कल्याणकारी राज्य का खंडन करता है और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानता है और लोगों के परस्पर व्यवहार में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक में आइजिया बर्लिन, एफ हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक के नाम हैं। स्टूडेंट, आइजिया बर्लिन ने अपनी बुक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और फॉर एसे ऑफ लिबर्टी, ये 2 बुक हैं। जैसे हेयक की एक बुक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है, और आइजिया बर्लिन की बुक थी द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइजिया बर्लिन की बुक का नाम था टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और एफ हेयक की बुक का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ये दो बुक हैं, अलग अलग 2 राइटर हैं, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई, ठीक है। तो उन्होंने इसमें ये तर्क दिया, आइजिया बर्लिन ने अपनी बुक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में ये तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति आज़ाद पंछी की तरह आकाश में उड़ नहीं सकता या व्हेल मछली की तरह तैर नहीं सकता तो ये उसकी कमी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्वेच्छातंत्रवाद। अब हम बात करेंगे, आपका जो अगला टॉपिक है वो है नव उदारवाद। स्टूडेंट, नव उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को फिर से समेटने के लिए मुक्त बाजारवाद और मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुक्त बाजारवाद या मुक्त बाजार समाज का समर्थन कौन करता है, तो आप आराम से बता सकते हैं नव उदारवाद, ठीक है। समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से 3 नीतियों को अपनाया जा रहा है। वो 3 नीतियाँ कौन कौन सी हैं? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ये पूरा का पूरा आपका समझिए 2 क्वेश्चन इसमें आपका तैयार हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं, हम जब उदारवाद देख रहे हैं तो अब हम बात करेंगे समतावाद की। समतावाद जो है वो उदारवादी सिद्धांत के अंदर स्वतंत्रता स्थापित करना चाहता है। समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न व्यक्तियों के साथ साथ निर्बल, निर्धन और वंचित व्यक्तियों को भी आत्मविकास के लिए उपयुक्त अवसर और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हों। समतावाद समाजवाद के सब सदस्यों को एक ही श्रृंखला की कड़ियां मानता है, जिसमें मजबूत कड़ियां कमजोर कड़ियों की हालत से अछूती या अप्रभावित नहीं रह सकती। स्टूडेंट, किसी श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी ही उसकी दृढ़ता का मानदंड होती है। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि आपके समतावादी विचारक कौन कौन है, तो आप इसमें बता सकते हैं जॉन रॉल्स समतावादी विचारक में आते हैं और आपके सीवी मैक्सफर्सन। स्टूडेंट, जॉन रॉल्स ने अपनी बुक, बहुत फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का ऐसा सिद्धांत प्रेजेंट किया जिसमें समाज के कमज़ोर वर्गों को गरिमामय जीवन का अधिकार मिले। उन्होंने न्याय और प्रगति में से न्याय को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक न्याय का सिद्धांत उदारवाद के अंतर्गत प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आपके समतावादी विचारक में जॉन रॉल्स और सीवी मैक्सफर्सन आए। स्टूडेंट, मैक्सफर्सन ने क्या किया? परंपरागत उदारवाद जो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, यानी कि यह स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद क्या है? यानी कि वो लोग जो अपने शरीर और कार्यों को स्वामी मानते हैं और इसके लिए व्यक्ति समाज का ऋणी नहीं है। तो मैक्सफर्सन ने कहा कि स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की धारणा व्यक्ति की सृजनात्मक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की धारणा व्यक्ति की सृजनात्मक स्वतंत्रता के विरुद्ध है, ये किसने कहा? तो आप मैक्सफर्सन बता सकते हैं, ठीक है। और एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ये आपका एक और क्वेश्चन भी बन रहा है कि मैक्सफर्सन ने 2 प्रकार की शक्तियों में अंतर किया है। वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति। स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक भी बहुत ही डिटेल में है, हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं बट वीडियो बड़ा होता जा रहा है। आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठ के आप अपने नेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बट आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ हर वो कोशिश की जा रही है जिससे आपके नेट की परीक्षा आप क्लियर कर सकें।
स्टूडेंट, हम अगर बात करते हैं उदारवाद की, तो हैकर ने उदारवाद के कुछ प्रकार बताए। हैकर की एक बुक थी पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें उदारवाद की इन्होंने 4 मुख्य धाराओं का वर्णन किया। आपका एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी किसकी बुक है, तो हैकर की है, और इसके 4 मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं, तो हैकर के अनुसार उदारवाद की 4 मुख्य धाराएं जो हैं वो, पहला है मुक्त बाजार उदारवाद, दूसरा है काल्पनिक उदारवाद, तीसरा है लोकतंत्रीय उदारवाद और चौथा है सुधारवादी उदारवाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि उदारवाद जो है वो समय के साथ विकसित होता रहा और उसने अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण की, और वो समय के साथ परिवर्तित होते होते हमारे हित में किस तरीके से कार्य कर रहा है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।